सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। टेक्निकल का पेपर अब आपका तभी लूंगा जिस दिन मैं पूरा ट्रांसफार्मर करवा दूंगा आपको। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अब हमें देखो इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें हमें इंट्रोडक्शन, why we need a ट्रांसफार्मर। वाई वी नीड ए ट्रांसफार्मर, इस सवाल का जवाब पहले जानेंगे बेटा। इसके बाद में ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, ये हमने देखो वैसे पढ़ लिया जी। बेसिक कंस्ट्रक्शन, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बातें नहीं, बस मेरे साथ साथ चलो, तुम इलेक्ट्रिकल में धुएं उठा दोगे बढ़िया से, लेकिन पैरेलली चलो मेरे साथ साथ। तो धुएं ऐसे नहीं कि तार में आग लगा दो कैरोसिन डाल के, मतलब कभी ये भावनाएं व्यक्त करो भाई तुम। बेसिक कंस्ट्रक्शन बेटा हमने बच्चों जान ली है, इसमें हमने पढ़ा था यार कोर टाइप ट्रांसफार्मर, लेकिन आज भी थोड़ा सा इसका रिवीजन जरूर करवाऊंगा मैं आपको। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेटा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर हमें यहाँ ओवरव्यू लेना है, क्योंकि इसके डिटेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज इसको थोड़ा सा बस रिलेट करेंगे और कुछ नहीं। देखो बेसिक कंस्ट्रक्शन में ही हम एक और चीज ऐड ऑन करेंगे यहाँ, जिसे कहते थे आप देखो कोर। तो कोर के बारे में, कोर टाइप अलग होती है, कोर अलग बनाते हो भाई। कोर से रिलेट करते हुए ही स्टेकिंग फैक्टर, हम ये भी जानेंगे कि ये क्या बीमारी है। फिर चलेंगे हम इसके वर्किंग पर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, और ये वर्क कैसे करता है, ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन क्या क्या है। फिर चलेंगे हम ईएमएफ इक्वेशन पर, फिर चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, गेट ईएस जेई, जो मर्जी सवाल उठा के देख लेना, अगर ना कर पाए तो एक एक सवाल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, ईएमएफ इक्वेशन, नो लोड ऑपरेशन, आइडल
ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट फेजर डायग्राम वोल्टेज रेगुलेशन टेस्टिंग लॉसेस एफिशिएंसी एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, कंपोनेंट्स यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कूलिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट फेजर डायग्राम वोल्टेज रेगुलेशन टेस्टिंग कूलिंग लॉसेस एफिशिएंसी कंपोनेंट यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा सिलेबस है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर इसे पढ़ने से हम और बाकी कौन सी मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप बेटा इक्विवेलेंट सर्किट वोल्टेज रेगुलेशन टेस्टिंग लॉसिंग ये सारी चीजें पढ़ोगे तो ये सब चीजें पढ़ने से देखो आपको कहां कहां पर मदद मिलेगी। पहला एक तो सिंक्रोनस मशीन में आपको मदद मिलेगी, इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम बनाने में। तो सिंक्रोनस मशीन में आपको काफी हेल्प कर देगा ये। फिर होता है देखो सिंक्रोनस मशीन में तो थोड़ा कम मदद करेगा ये, लेकिन करेगा भैया। फिर करता है देखो ये थ्री या नॉर्मली इंडक्शन मोटर में, स्पेशली थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये करेगा जी इंडक्शन मोटर में। मतलब इन दो मशीनों में और बाकी इक्विवेलेंट सर्किट में तो ये बहुत जगह है। अब देखो ये केवल मशीन में ही नहीं, ये डायरेक्टली हेल्प करेगा पावर सिस्टम में। जब आप परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे होंगे तो ये पावर सिस्टम में आप पढ़ोगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये फेजर डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट वहां भी काम आएगा। और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला डिक्टो कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का आपका सिलेबस।
नहीं, ये टॉपिक ही है, ये सिलेबस है बस अभी। अब देखो बेटा, जो ये ट्रांसफार्मर है, ये एग्जाम के लिए पूरी मशीन में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला टॉपिक में से एक होता है। तो यहां पर थ्योरी की चीज़ें भी आती हैं, यहां पर फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं, और यहां पर भैया न्यूमेरिकल भी जरूरी है। तो यहां तीनों ही चीज़ों को पैरेलली लेकर चलना है। चलो भाई, लिख विख लिया होगा तो। चलो बच्चों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। हमारा सवाल ये है कि वाई वी नीड ए ट्रांसफार्मर। पहले इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। भाई देखो, जब भी कोई मशीन हम पढ़ेंगे ना, तो अगर रियली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जीना है, एक होता है कि टाइम पास चल रहा है, अगर रियली में इस ब्रांच का आनंद लेना है ना, तो हर एक चीज को पढ़ने के पीछे का कारण जरूर जान लेना। मतलब कि जब आप दौड़ना शुरू कर रहे हो ना, तो आपको पता हो कि भाई दौड़ क्यों रहे हो। अगर ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो तो पता तो होगी ट्रांसफॉर्मर क्यों पढ़ रहे हो। अगर इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो तो भाई इंडक्शन मोटर क्यों पढ़ रहे हो, क्यों बनाया, क्यों हमें जरूरत पड़ी इसके बनाने की। तो जब हमें ये टारगेट पता हो कि हाँ इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में कुछ मजा भी आए। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर की हमें जरूरत पड़ी क्यों, सबसे पहले जानते हैं हम एक ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो सबसे पहले तो भाई पावर सिस्टम को ही बेस मानेंगे, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन देख, यही कंडीशन थी जो तू तोड़े जा रहा है, काहे हंस रहा है, बताओ इससे क्या बातें कर रहा है भाई। भाई क्या बोल रहा है तेरे कान में, ये कल करवा चौथ है, व्रत लेगा क्या है, बता दे कि हाँ भाई मैं तो लूंगा। भाई तू मत ले लेना, तेरी आंखें वैसे ही कमजोर हो रही है भाई, तू तो इसी में रह ले अपना ट्रांसफॉर्म। देखो जी, सबसे पहले जरूरत पड़ी भाई हमें ट्रांसमिशन में, यानी कि पावर सिस्टम में। बेटा हमें यह पता चलता है कि हमारे पास में एडवांटेजेस ऑफ ये जड़ था ट्रांसफॉर्मर को बनाने का, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हमारे पास में क्या था कि एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है। अब देखो ये क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले बेसिक एडवांटेज ये होता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन भी, अब कुछ चीजें आगे आएंगी लेकिन इन्हें बताता जरूर चलूंगा मैं अभी क्या है। देखो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप कुछ लोड बढ़ाते हैं, किसी भी मशीन पे देख लो, जब भी कुछ लोड बढ़ता है तो वोल्टेज में ना टर्मिनल पे गिरावट आती है।
तुम लोड बढ़ाते चले जाओ, बढ़ा, अपने घर में भी देखना है, ये चीज नोटिस करना आप। अचानक से जब भी भारी लोड को आप ऑन करोगे तो इसके बराबर में लगा हुआ जो लैंप है ना, बल्ब है, वो थोड़ा सा डिम होता है। तो अगर लोड बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है, और लोड घटता है तो वोल्टेज बढ़ता है। तो लोड के बदलने के साथ में टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसमें जो वेरिएशन होता है ना, उसे कहते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन। साधारण शब्दों में बता रहा हूं, लोड के बदलने से वोल्टेज में जो वेरिएशन होता है उसे क्या कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। तो यार ये वोल्टेज रेगुलेशन कम होना अच्छा है या ज्यादा होना? यार वोल्टेज वेरिएशन बच्चों जितना कम होगा उतना ही बढ़िया मानते हैं। अच्छा जी, तो हमने कहा अगर हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, जो कि एक बढ़िया बात है। अगर ये वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर ले तो ये आता है वोल्टेज ड्रॉप के कारण, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। फिर लिखते हैं, देखो लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं ये भी वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। तो अगर हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो ओवरऑल जो लाइन में लॉसेस है ना वो घट जाएंगे। फिर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तो ये भी वोल्टेज स्क्वायर, यानी कि अगर हाई वोल्टेज को आप ट्रांसमिट करेंगे तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो घट जाएगा। यानी मोटे तार के बजाय अब पतला तार लगाओगे, और अगर पतला तार आप लगा रहे हो तो ये बताओ कि हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी कंडक्टर जो मटेरियल है इसका जो आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन कम होने का मतलब है वो हल्का बनेगा, मटेरियल में बचत होगी। तो ये भी वोल्टेज का स्क्वायर। इसके बाद में देखते हैं कि मशीन की जो केवीए रेटिंग है इसमें भी गिरावट आती है। कैसे? 1/V के अकॉर्डिंग। अगर मशीन को डिजाइन करने की बात करते हैं तो वो करते हैं केवीए रेटिंग के आधार पे, और अगर उसमें गिरावट है तो ये अच्छी चीज है, ना कि बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि कम अपरेंट पावर रेटिंग भी अच्छा काम करने के लिए तैयार है। तो भाई ये सारे एडवांटेज थे जो हमें ट्रांसमिशन एंड पे देखने को मिले। वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा अगर हाई वोल्टेज करोगे ट्रांसमिट, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा, लाइन में लॉसेस कम हो जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर कम हो जाएगा। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो कंडक्टर मटेरियल में बचत होगी, और भैया यहां मशीन की जो रेटिंग है उसमें भी गिरावट आ जाएगी। हाँ डेफिनेटली लॉसेस कम तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन दो ऐसे भी चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लॉसेस हमारा कम होगा। ये सारे फायदे थे। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा भी नहीं, तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो ये फायदे हमें मिलेंगे। फिर दूसरे एंड पे हमने सोचा कि यार हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करना ही है तो हमने लगा देना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अभी यार जरा सोचो, हेडिंग है व्हाई वी नीड ए ट्रांसफार्मर, तो अभी तो ट्रांसफार्मर हमने बनाया ही नहीं, अभी ट्रांसफार्मर नहीं बना। जब हमने ये चीज को स्टडी करी तो हमने कहा यार ट्रांसमिशन लाइन तो ये बहुत बहुत दूर स्थित है, टीरी डैम कहाँ है, वो ग्रिड पे कनेक्ट कहीं और होगा, फिर उस ग्रिड से अलग अलग जगह पर सप्लाई और भेजे जाएंगे भाई। तो यार ये तो बड़ी भारी भरकम व्यवस्था है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ये सारे फायदे हो सकते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ी कि अब हम तलाशते हैं एक ऐसा डिवाइस, ऐसा कुछ बनाते हैं जो वोल्टेज लेवल को अच्छे से बढ़ा दें। तो भैया यहां पर हमने ये लगा दिया जी, एक ट्रांसफार्मर बनाया हमने। अब ट्रांसफार्मर बनाने का जो विचार है वो कैसे आया? वो आया फैराडे के बेसिक नियम के आधार पर। अब बेसिक नियम ये था कि जब भी किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखोगे तो उसमें ईएमएफ बन जाना है। तो हमने कहा एक काम कर दे कि जिस तरफ ज्यादा कंडक्टर हम रख दें, यानी कि जिस तरफ कंडक्टर रखने का मतलब है टर्न ज्यादा रख देंगे तो उस तरफ वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने जिस तरफ कम टर्न रखे उस तरफ वोल्टेज कम, जिस तरफ ज्यादा रखे उस तरफ ज्यादा। ये जो हम आजकल पढ़ते हैं ना ट्रांसफार्मर,
ये तो बहुत रिसर्च के बाद बना है। जो बेसिक ट्रांसफार्मर थे ये तो शुरुआत में बना के देखे गए ना कि एयर के हिसाब से, बाद में कोर वोर ये तो सब बनाते चले गए ना भाई बाद में। तो यहां हमने ट्रांसफार्मर बनाने की जो जरूरत थी इसको समझा, और यहां हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब ये कनेक्शन पे जाना ही मत, ये बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे भाई। हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, यानी कि इस तरफ लो वोल्टेज और इस तरफ हाई। तो ये वाली जो साइड है ये लो वोल्टेज साइड है, और ये वाली साइड है वो हाई वोल्टेज साइड है। आज भी पूरे पावर सिस्टम में मैक्सिमम जो जनरेशन है दोस्त वो 11 केवी पर ही होता है, 11 किलो वोल्ट। लेकिन आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन तो सर 765 केवी लिखा हुआ था, 440 केवी लिखा था, 132 केवी लिखा हुआ था। तो किसके द्वारा कर रहे हो? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब देखो बीच में अलग अलग स्टेज और भी है, अलग अलग स्टेजेस थी। अब जरा ये सोचो कि क्या हम इसी वोल्टेज लेवल को यूटिलाइज कर सकते हैं? अरे 765 केवी 132 केवी को तुम यूटिलाइज कर लोगे? तो भैया यहां ट्रांसमिशन एंड पर हमने विचार किया, तो हमने कहा कि हमारा मेन पर्पस था स्टेप अप द वोल्टेज। स्टेप अप द वोल्टेज। अब जब हम लोग बेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर पहुंचे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड का क्लियरली मतलब है टू कनेक्ट द लोड। ट्रांसमिशन का तो सप्लाई दे दी, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब लोड के साथ कनेक्ट करिए। अब मैंने कहा भाई हमने तो 132 केवी ली थी, तो एक काम कर लो तार को ले जाओ अपने घर में। तो ये इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे जितने भी लोड डिजाइन है भाई 400, 415, 420, 30, 440, 220, 230 यही तो डिजाइन है। तो हमारे लिए फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम यूटिलाइज कैसे करें। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर हमें जरूरत पड़ी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। क्यों जरूरत पड़ी? टू यूटिलाइज द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करने के लिए जरूरत पड़ी हमें अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। बोलो समझ आई ये बात? यहां पर स्टेप अप था, कर दिया क्योंकि हमें ये एडवांटेज लेने थे। यहां यूटिलाइज करना है तो मजबूरी है ना यार स्टेप डाउन करना। तो फिर ये स्टेप डाउन किससे करेंगे बेटा? ट्रांसफार्मर से करेंगे। यानी कुल मिलाकर यूटिलाइज करने तक हम पहुंच गए, जो सप्लाई है वो हमारे घर तक पहुंच गई। जो बना रखा ना मैंने, इसकी तो मुझे पावर सिस्टम में ज्यादा नहीं कम से कम 50 बार जरूरत पड़ेगी बेचारे की। जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। तो इसकी तो मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी भाई। अब माना हमारे घर में देखो, ये बता रहा हूं कि भाई हमें कितनी स्टेज में जरूरत पड़ती है। अब हमारे घर में ये सप्लाई आ गई, क्या सभी इक्विपमेंट में, सभी डिवाइस में जो तुम्हारे घर में सप्लाई आती है तुम डायरेक्ट यूटिलाइज कर पाते हो? सभी में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखो भाई हर एक चीज के कारण है। अगर मैंने नंबर 1 इसमें एक एग्जांपल दे दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो 230 वोल्ट के बारे में सोचेंगे तो वाट लग जाएगी। तो वहां तो भैया 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट चाहिए था। तो इसमें भी फिर एक स्टेज होती है जो स्पेशली है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए जी। लेकिन यहां तक जो भी ट्रांसफार्मर थे डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सभी ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम के अंतर्गत आते थे, बाहर पर नॉर्मली लगे रहते थे, जिनकी जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है
वो पावर सप्लाई कंपनीज की होती थी। लेकिन जरा सोचकर देखो, अगर एक ट्रांसफार्मर की बात करूं तो जो इन्वर्टर सिस्टम है इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर ये सर्किट जल जाए तो क्या मैं यूपीसीएल को कॉल करके बोलूंगा भाई इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर फूक गया? तो एक ऐसे भी जगह ये ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और ज्यादातर ऐसी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये किस में फिट है भाई? सारे के सारे ये है अलग अलग इक्विपमेंट में, एज पर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे टीवी हो गया तो उन सब में छोटे 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 अपना ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो एक ये व्यवस्था है। तो यहां पर भी भाई टू यूटिलाइज द इलेक्ट्रिसिटी, यहां भी तो यूटिलाइज कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग दे रहे हो? इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां भी हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें आंसर क्या देना है, वाई वी नीड ए ट्रांसफार्मर? तो आप कहेंगे देखो हम चले कहां से थे, चले यहां से थे कि ट्रांसमिशन में बढ़िया से एडवांटेज का फायदा उठा पाए, फिर यूटिलाइज करना था सप्लाई को, तो हमने ये बना लिया। अब हमें और ज्यादा कम लेवल पर यूटिलाइज करना है, तो भैया अब हमने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में जो इक्विपमेंट थे ये। ट्रांसफार्मर केवल इसी काम में नहीं आता, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ये कहने लग जाऊं, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बढ़िया चीज है। ये बेटा दो सर्किट है, अब जरा सोचो, मैंने कहा कि अभी तक ये दो सर्किट ऐसे जुड़े हुए थे, दो तार को ऐसे जोड़ दो, यहां से सप्लाई दिया, ये सप्लाई दे दिया, तार बार होंगे, यहां पर लोड कनेक्ट है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट होता है तो ये शॉर्ट सर्किट करंट यहां से फ्लो करेगा, तो ये पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो देखो यार, हम कभी ऐसा तो देखेंगे नहीं कि अगर 200 वोल्ट यहां है तो यहां भी 200 जाना चाहिए। तो हमने देखो क्या कर दिया बेटा, इसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन में बहुत बढ़िया रोल अदा किया इसने। एक बनाया हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम क्या था? बे भाई कहां भाग गया? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन सर्किट को अलग अलग जरूर कर देगा। जैसे इसमें टर्न बनाते हो 1:1, यानी कि यहां से अगर सप्लाई आपने 200 वोल्ट दी है तो बच्चों यहां पर भी 200 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन देखो एक फायदा हो गया कि अगर यहां कुछ फॉल्ट हो जाए तो ये करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेट है ना बेटा, ये हाई वोल्टेज, ये सॉरी हाई शॉर्ट सर्किट करंट से ये वाली जो साइड थी ये इफेक्टेड नहीं होगी। तो ये दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करने का काम भी करेगा, जो हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद चीज साबित होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं फिर इसमें। तो वाई वी नीड ए ट्रांसफॉर्मर, इसकी कहानी तो ये थी। अब समझ आया कि भाई ट्रांसफॉर्मर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के जो फायदे थे उनको देखना था भाई, उनका फायदे उठाना था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर यूटिलाइज करना था। उसके बाद में हमारे जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है उन सभी में भी वोल्टेज लेवल को कम करके देना था, सर्किट को आइसोलेट करना था। ये होता है जी सवाल का जवाब। अरे समझ आया भाई ये? हो गया भाई बच्चों? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन।
चलो जब लिखना हो तब समझते हैं इसे। देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर में अभी बेसिक डेफिनेशन वगैरह पे अभी नहीं पहुंचे हम लोग, अभी आएंगे। पहले इंट्रोडक्शन में देख लो क्या क्या है जी, कि ये है क्या बेचारा, इस पर देखो। ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने बेटा ये नॉर्मली तो ये वाला हिस्सा है ना, ये बना रखा है कोर, ये नीले वाला जो दिखा रखा है, इस कोर पर हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बाउंड कर रखा है। रियल में ट्रांसफार्मर को ऐसा दिखाया जरूर जाता है, तो ये ऐसे ही तो दिखा रखा है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली तौर पर ट्रांसफार्मर में ऐसी वाइंडिंग नहीं होती भाई। एक लिंब पर इसमें एक ही वाइंडिंग दिखाई है, दूसरे पर दूसरी वाइंडिंग दिखाई है। क्या प्रैक्टिकली सही है? अरे यार भाई, कोर टाइप, कोर की शेप क्या है, कोर टाइप है, तो कोर टाइप में एक ही लिंब पर आधे टर्न लो के और आधे हाई के लपेटते हो। प्रैक्टिकली तो यही है ना। लेकिन इसमें दिखाया ये है, ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए दिखाया है, किताबों में भी यही बना रखा है, लेकिन ये बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, बाकी प्रैक्टिकली गलत डायग्राम है। फिर आपने सेकेंडरी ये लपेट दिया जी। भाई आपने समझा था ये, अरे सिखा रखा है भाई ये तो। ओके, तो ये बना दिया आपने प्राइमरी वाइंडिंग और ये बना दिया आपने सेकेंडरी वाइंडिंग। किस पे बनाया आपने? कोर पर। तो बच्चों ये करता क्या है, हम लोग यहां इसे सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, और हमेशा याद रखेंगे कि जिस वाइंडिंग पर भी हम प्राइमरी तो सॉरी जिस वाइंडिंग पर भी हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे वही हमारे लिए प्राइमरी है। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई मैं तो इधर से सप्लाई दूंगा तो मेरे लिए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसीलिए एक कॉमन ट्रांसफार्मर को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेचारे में देखो यार, घूमने वाला तो कोई पार्ट नहीं है। एक अच्छे डिजाइन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी आपकी 99% तक हो जाती है, लेकिन बेहतरीन डिजाइन होना चाहिए। अगर नॉर्मली देखते भी हैं तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, क्यों घूमने वाला तो यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए इसमें बेचारे में 95% से तो ज़्यादा ही एफिशिएंसी रहती है। अब देखो बच्चों, ये अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं कि सर तेल भर दिया, ये प्रॉपर मैं कूलिंग में लिखाऊंगा आपको। ये बना रखा है तुमने टैंक, ये बना रखे आपने यहाँ बुशिंग। अब बुशिंग क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, प्रॉपर बताऊंगा मैं आपको। तो अभी ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक कोर है जिस पर हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा हुआ है और एक लिंब पर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट रखा है। क्या इस तरह की कंस्ट्रक्शन आपने बहुत बार अपने गांव में एरिया में देखी होगी कि देखो जी ये लाइन जा रही है ऊपर से, तार को कनेक्ट करके हम बुशिंग से कनेक्ट करके इधर जोड़ देते हैं, और इस वाली व्यवस्था को जोड़कर हम लोग सीधे अपना लोड कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। तो यहां पर मैंने हिंदी में यही नोट किया है कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जी। ट्रांसफार्मर इज ए static device which is used to
डिक्रीज और increase the voltage it is work at the principle of Faraday's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी सेल्फ है या म्यूचुअल, इस पर अभी बात कर लेंगे। ये हो गया जी भाई इंग्लिश में, इसी को ट्रांसलेट करके लिखा मैंने और कुछ नहीं। अगर बेटा अब नंबर नहीं आए ना पेपर में तो मेरे से बुरा मास्टर कोई नहीं होगा, फिर मैं देखो क्या हालत करता हूँ तुम्हारी। और एक भाई कहाँ गया ये मेरा दोस्त जो कुछ बता रहा था मुझे। देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मर में जिस तरफ हम सप्लाई देते हैं यहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, चलो इधर बता देता हूं। प्राइमरी साइड से जब सप्लाई देते हो तो यहां कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि जब भी मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था और नहीं याद है तो फिर बता दूं, तो मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी कि देखो जैसे ये माना कोई भी सोलेनॉइड बना लेते हैं, हाँ? अरे खोखला पाइप ले लो, तो इस पे जब भी आप कोई तार लपेटोगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होता है भाई वो तार में नहीं होता। कभी तुम सोचो ये तो तार में होता है, ये इसमें होता है कोर में। और इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हिस्सा लिया जाएगा, ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस लिया जाएगा, ये कहां लिया जाएगा बोलो, सेंटर लाइन पे लिया जाएगा। तो इसीलिए तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मर को बनाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी, जब भी आप किसी भी किताब को पढ़ोगे तो हमेशा ये कहां से दिखाई जाती है, सेंटर से। तो ये कुछ और बीमारी नहीं है, यही था। तो भैया जब हमने प्राइमरी को सप्लाई दिया तो इसमें यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसे कहते हैं E1। फिर यहां जब यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा तो यहां भी एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो प्राइमरी साइड पर जो हमें देखने को मिलता है, प्राइमरी, बेटा प्राइमरी साइड का मतलब मेरा सप्लाई से होगा कि नहीं बोलो, सप्लाई साइड से। तो इधर जो हमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमें, देखो सेल्फ इंडक्शन। क्या देखने को मिलेगा जी, सेल्फ इंडक्शन। अगर हम सेकेंडरी की बात कर लें तो सेकेंडरी साइड का मतलब मेरे लिए लोड है ना, तो बेटा यहां पर देखने को मिलता है म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा समझाया था सेल्फ क्या होगा, म्यूचुअल क्या होगा। सेल्फ का मतलब क्या है कि जिसे सप्लाई दिया उसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड हुआ था, और इसी कॉइल में देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, तो ये क्या है, सेल्फ। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हुआ था, ईएमएफ यहां सेकेंडरी में इंड्यूस कर रहा है, तो ये कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी वाइंडिंग में देखो सेल्फ इंडक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो लिखो फटाफट फिर आगे चलते हैं। बेटा या तो इसी को लिखना या फिर इसे ही लिखना, कभी तुम दोनों को छापने लग जाओ और दोनों के लिखोगे तो फिर इसका मतलब टैलेंट कुछ ज्यादा ही है। हाँ, यहां तक बताओ समझ में आ गया।
ये कुछ की पॉइंट है। नहीं, ट्रांसलेट इन्हीं पॉइंट को करूंगा ना जो ट्रांसलेट के लायक हो, जो मुश्किल लाइनें हैं। अब ये इसे थोड़ा ही करूंगा कि इट स्टेप अप द वोल्टेज, तो इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता ना कि यह वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जो लाइनें होंगी उन्हीं को किया मैंने। अब देखो इसमें की पॉइंट लिखते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, यानी कि जितना इससे रिलेटेड चीजें हैं ये पहले भी बच्चों को बताई थी मैंने, जब मैंने कोर की कंस्ट्रक्शन सिखाया था, जब आपको कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बताया था, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बताया था। चलो जी, की पॉइंट में पहला है कि फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज्ड। हाँ भाई बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। कारण बताओ। हाँ डेफिनेटली भाई, कुछ घूमने वाला होता तो बात होती। तो भैया क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ये है स्टैटिक डिवाइस। चलो दूसरा पॉइंट बताओ। हैं? किसकी? अनंत इनफाइनाइट परमेबिलिटी। कौन सा पदार्थ है दुनिया में ऐसा? अरे गधे, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी इनफाइनाइट परमेबिलिटी बोलोगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हाई परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। ये लिख सकते हो। हाई परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। इनफाइनाइट जो लिखोगे ना, चलो सही था वो बालक, ये आइडल में लिखोगे। ये बनाते हो जनरली आप। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में तो लिखाऊंगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। फिर है जी, बोथ वाइंडिंग मैग्नेटिकली coupled and electrically insulate। दोनों वाइंडिंग में मैग्नेटिकली कपलिंग तो है, लेकिन इलेक्ट्रिकली इंसुलेट वाइंडिंग है, कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का मान है इलेक्ट्रिकली अनंत। फिर क्या देखो, नॉट चेंज अपरेंट पावर लेवल। पावर लेवल को चेंज नहीं करता।
ट्रांसफर द पावर या एनर्जी वन सर्किट टू अनदर मैग्नेटिकली। पावर या एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर ट्रांसफर कर देता है। फिर है जी ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज एंड, ट्रांसफॉर्म का मतलब है इनके लेवल को बदल देता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना बेटा कि ट्रांसफॉर्मर है, तो जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ये बेसिकली दो काम कर रहा है जी। दो शब्दों का योग है ये, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म। तो ये पेपर में ये भी आ जाता है कि किसे ट्रांसफर कर रहा है और किसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये करता है ट्रांसफर या तो पावर या फिर लिख दे एनर्जी, और ये ट्रांसफॉर्म करेगा वोल्टेज एंड करंट को जी। तो लिख लो ये दो शब्द भी फटाफट से। नेक्स्ट है भाई बच्चों ये टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये कंस्ट्रक्शन के आधार पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप। एक और है छोटा बेचारा बैरी टाइप, कर लेंगे उसका जिक्र भी, क्यों छोड़ेंगे, लेकिन मेन यही है। अब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यहां जो लिखते हैं हम, ये लिखते हैं वर्किंग के आधार पर। तो भाई ये होते हैं यहां दो प्रकार के जी। ठीक है जी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए हमने देखो कुछ चीजें ये मान लेनी। प्राइमरी साइड पर E1 I1 मान लिया हमने, टर्न यहां पर N1 ले, I2 N2। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है कि आपने कम वोल्टेज दी है और ज्यादा वोल्टेज प्राप्त कर लें। तो ये याद रखो कि हमने E2 ज्यादा प्राप्त करनी है E1 से। तो इसमें E2 ग्रेटर देन E1 होता है। अब ये E2 इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि N2 ग्रेटर देन N1 होगा।
अभी बताऊंगा आपको। इसमें अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट इसमें कम हो जाता है, यानी कि I2 कम होगा और I1 ज्यादा होगा। ये हो जाता है जी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कहानी। फिर हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जी। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पर वोल्टेज E1 ज्यादा है और E2 कम है। I2 ज्यादा है, I1 कम होगा। अब E1 अगर ज्यादा है तो तभी पॉसिबल है जब N1 ज्यादा होगा और N2 कम होगा। ये हो जाता है जी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखो जी, यहां पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर कभी भी अपरेंट पावर लेवल को नहीं बदलता। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि इनपुट, इनपुट के बजाय हम लिख लेते हैं कि प्राइमरी अपरेंट पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी अपरेंट पावर। दोनों पर अपरेंट पावर निकाल लेते हैं। अपरेंट पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट। तो प्राइमरी पर वोल्टेज कितनी है? E1, करंट है I1, यहां पर देखा तो E2 और I2। तो हमने कहा कि अगर हम E1 बटे E2 लिखते हैं तो हमें मिलेगा I2 बाई I1। भाई तभी तो E1 I1 E2 I2 बराबर हो सकता है। तो जिस साइड पर वोल्टेज ज्यादा है उस साइड पर करंट कम होता है, और जिस साइड पर वोल्टेज कम है उस साइड पर करंट ज्यादा। तभी ये इनपुट की अपरेंट पावर आउटपुट की अपरेंट पावर के, या प्राइमरी की अपरेंट पावर सेकेंडरी के अपरेंट पावर के बराबर आ सकता है। अब देखो एक शब्द आता है एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर। एम्पलीफायर में भी आप किसी भी वीक सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो, ट्रांसफॉर्मर में भी तो यही कर रहे हो। कोई एक वीक सिग्नल था उसे आप बढ़ा रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मर में और एम्पलीफायर में अगर सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसको एम्पलीफायर कहा जाता है, और अगर सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम होता है तो उसे अटेन्यूएटर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर मैग्नीट्यूड बढ़ना एम्पलीफिकेशन होता है, और मैग्नीट्यूड घटना डी एम्पलीफिकेशन या अटेन्यूएटर कहलाता है। अब जैसे हमें यह दे दिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर और एम्पलीफायर में भाई अंतर समझाओ या फिर अंतर बताओ जी क्या हो सकता है। भाई एम्पलीफायर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, तो एम्पलीफायर में सिग्नल का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, सिग्नल मैग्नीट्यूड आप चेंज करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसके साथ साथ में ट्रांसफॉर्मर पावर को नहीं बदल रहा था, लेकिन ये बेचारा चेंज
पावर लेवल, ये पावर लेवल को चेंज कर देगा। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है? और टेंशन मत लेना, ये कई बार एम्पलीफायर को डी एम्पलीफायर लिख के अटेन्यूएटर बना देता है। ये आप लोग यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, जब आप एम्पलीफायर अटेन्यूएटर ये पढ़ोगे। लिखो फटाफट, फिर आगे चलता है। हाँ भाई, क्या भाई? ये वाला तो भाई, अगर E2 वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या है? कम होना चाहिए ना। अरे यार ये देख लो ना, E1 E2 I2 I1 के इन्वर्सली नहीं आ रहा। E1 E2 है तो सामने I2 बटे I1 है ना, तभी तो इसकी मल्टीप्लाई तुमने यहां कर दी, E1 I1 इसकी यहां कर दी। देखो और समझाता हूं मैं। हैं? हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, I1 बटे I2। तो बेटा ये कुछ अलग है, ये अलग है, तुमने इसमें क्या खोज कर ली? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा, तो अब ये लिख दिया वो लिख दिया, बात तो एक ही आनी है। अब ये थोड़े बोलोगे गुरुजी कि तुमने तो ए लिख दिया ना, ऐसा लिख देते। अब देखो भाई, तेरी समस्या का समाधान करते हैं। बेटा वोल्टेज 100 है और इस तरफ करंट 1 एम्पियर है। पावर लेवल ने बदलना है, इधर 100 लाना है। तो अगर वोल्टेज कम होगी तो पावर सेम रखने के लिए करंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये E1 है, ये I1 है। E1 ज्यादा है, यहां पर देख ले, इससे ये कम ही तो है, तो इससे ये हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्या? तो पावर तभी तो बराबर रह सकती है बेटा दोनों तरफ की। लिख लिया भाई बच्चों? चले, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पर। वैसे तो ये मैंने डिक्टेट कर दिया आपको कि एप्लीकेशन इसकी बेचारे की क्या क्या है। आपके हिसाब से अभी इसको पढ़ना ही नहीं ना, इसको छोड़ो। आपके हिसाब से एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है ये बताओ भाई। वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा, हमारे यूटिलाइज करने के लिए बेचारा कम भी करेगा। सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो यही थी। प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होगा, पावर सिस्टम में, इंटरकनेक्शन में इस्तेमाल होगा, यही सारी चीजें यहां हैं। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सुना होगा। तो एक सर्किट से दूसरी सर्किट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी हो सकता है जब एक सर्किट यानी कि सोर्स का इंपीडेंस लोड के इंपीडेंस के बराबर आए, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आए, मैग्नीट्यूड सेम रहे, या बराबर ही पढ़ लो। माना कहने का मतलब यह है कि अगर ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है, माना ये सोर्स है, सोर्स का मतलब है सप्लाई देगा, और बच्चों ये लोड है, तो मैक्सिमम पावर यहां से यहां ट्रांसफर तभी हो सकती है अगर यहां 10 ओम है तो यहां भी 10 ओम हो। तो हमें इंपीडेंस मैचिंग की अपने इलेक्ट्रिकल में तो जरूरत पड़नी नहीं है, लेकिन हम लोग इंपीडेंस मैचिंग को एम्पलीफायर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में जरूर करते हैं। तो ये पॉइंट यही बताएगा आपको। फिर ये कपलिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो यहां भी ये हमारे लिए यूज नहीं होगा। और भैया ये हमारे लिए यूज होता है, देखो
करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जब हम कहते हैं ना मेजरमेंट में भी या पावर सिस्टम में भी सीटी और पीटी के रूप में किसके हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल होता है और साथ ही मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट देखो इसमें एक एक करके समझते हैं और इनको लिखते हैं भाई। देखो भाई पहला पॉइंट क्या है, टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। भाई ये बताओ किसी को इस पे कोई डाउट है? तो हम लोग क्या लिख लेते हैं कि यह है पावर सिस्टम में विभव यानी वोल्टेज व धारा लेवल को बदलता है। भाई याद हो गया ये पॉइंट? तो इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक था नहीं। देखो इसमें लिखा है कि यूज्ड एज ए इंपिडेंस मैचिंग डिवाइस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सर्किट में। तो मैं इसे भी थोड़ा सा कम शब्दों में लिख देता हूं। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में अधिकतम शक्ति ट्रांसफर कराने के उद्देश्य से प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस मैचिंग रूप में यूज होता है। used as a coupling device in electronic circuit to isolate one circuit from another। ये अलग पॉइंट है, ऊपर वाला ये अलग पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है यहां इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसी वाले का एक हिस्सा ये है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कपलिंग डिवाइस के रूप में यूज होता है। ये बेटा आप पावर ट्रांसफॉर्मर में प्रॉपर पढ़ोगे। पुश पुल एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, ये सब पढ़ते हो आप। देखो कुछ बता भी दूं मैं आपको, जब क्लास ए पढ़ोगे तो आप कहोगे कैपेसिटिव कपलिंग के साथ में या नॉर्मल कपलिंग के साथ में दक्षता 25% होती है, 30% होती है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के साथ क्लास ए एम्पलीफायर की 50% होती है। ये तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बता रहा हूं। क्लास बी की 78.5 होती है, क्लास ए बी की 50 से लेकर 78.5 के बीच होती है और क्लास सी की मोर देन 80% होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के बिना पॉसिबल नहीं था वहां भी। दो इलेक्ट्रिक सर्किट को आइसोलेट करने के लिए
ये पढ़ाया था तुम्हें दो इलेक्ट्रिक सर्किट को आइसोलेट करने के लिए। मेजरमेंट डिवाइस सीटी पीटी के रूप में भी यूज होता ये अपना लिख लो, इसकी एप्लीकेशन इधर हिंदी में, इधर ये इंग्लिश में। सर अभी टेक्निकल की क्लास नहीं करे तो चलेगा क्या? बिल्कुल, क्या किसने कहा, सिर्फ सीबीटी 1 को पास करेंगे। रिदम ही तो है। ये बता दूं कि जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का बैलेंस बना के चलेगा वो पावर ग्रिड भी पास करेगा और रेलवे भी पास करेगा। और जो इस इच्छा में है कि मैं 3 महीने सिर्फ सीबीटी 1 पढ़ लूंगा, मैं बता रहा हूं ज्वाइनिंग होने वाली नहीं है। क्योंकि यार बहुत सारे फैक्टर है, हो सकता है एक पेपर के भरोसे हो सीबीटी 1 के। भाई आप लोग भी मानते हैं 95% डेफिनेटली आपकी मेहनत है, लेकिन 5% लक और सिचुएशन भी तो है। आपने पूरा दांव खेल दिया, आपने जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट टेक्निकल को छोड़ दिया, पूरा फोकस नॉन टेक पे कर लिया। हो सकता है वो दिन आपका ना हो, 90 मिनट मिलनी है, हो सकता है वो सारी सिचुएशन ऐसी बने कि जो आपके फेवर में ना हो उस दिन। ले बैठे पढ़ रहे थे नॉन टेक नॉन टेक नॉन टेक, अब ऊपर से बेचारा पावर ग्रिड भी वाट लगवा ली, ऊपर से एसएससी आया उसमें भी वाट लग गई। अरे अगर बैलेंस बना के चल रहे हो तो कम से कम आपको चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं। आपने कहा कि चलो सीबीटी 1, अब मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि 24 घंटे में से इन पे 2 चीजों में बैलेंस नहीं बन रहा, और सीबीटी 1 की तैयारी जब आप कर रहे हो तो भाई बाकी एग्जाम को पैरेलली लेकर चल ही रहे हो। मैं ये बोलता हूं कि छोड़ो सीबीटी 1, दिमाग में रखी क्यों रखा है? पावर ग्रिड में रीजनिंग आ रही है, मैथ्स आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या इंग्लिश, छोड़ दो ना इंग्लिश को। 2-3 नंबर आगे तो ठीक, नहीं आगे तो ठीक, वहां समझ में आती है क्यों 120 नंबर का टेक्निकल है। अब मुझे ये बता दो कि पावर ग्रिड की रीजनिंग या मैथ्स क्या ये अलग है जो आप रेलवे या एसएससी देने जाते हो रीजनिंग? अब आपने कहा कि सर मैं तो एसएससी भी करूंगा, तो एसएससी में जो रीजनिंग कर रहे हो या रेलवे में जो जीएस पढ़ रहे हो, 15 नंबर का एसएससी में भी साइंस आना ही है, तो वहां भी पढ़ना है। कब तक बचोगे? बस यहां इसका वेटेज 30 नंबर दे दिया। ये तो वीडियोज बनाने के लिए बढ़िया है ताकि बच्चों को गुमराह करे, व्यूज अच्छे है, सब्सक्राइब जल्दी हो जाए कि सीबीटी 1 पे फोकस कर लो, सीबीटी 2 पे कर लो। नहीं तो रियलिटी ये है भाई कि 3-4 घंटे नॉन टेक को रेगुलर दो और 2-3 घंटे का बैलेंस नॉन टेक का टेक्निकल के साथ में बना लो। अभी हाँ ये जरूर है कि अगर सिर्फ सीबीटी 1 को ज्यादा फोकस कर रहे हो तो माना आपकी सेल्फ स्टडी बेटा 8 घंटे की है, 5 घंटे नॉन टेक को दे दो, 3 घंटे टेक्निकल को दे दो। आपने माना 6 महीने से स्टडी करी 1 साल से और तुम 3 महीने टेक्निकल को छोड़ दोगे तो 1 साल तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो उस 1 साल को जिंदा रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 महीने कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। हम भी करते हैं यार, देखो हमें ये पता है कि बीएचपी एचसीएल के क्लास में यूट्यूब में भीड़ तभी आती है जब एग्जाम डेट आ जाए, लेकिन मैं फिर भी 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट यूट्यूब पे इसलिए सेशन लेता हूं कि बच्चों के दिमाग में ये रहे कि ये सर का भी बैच है और ये सर भी बीएचपीएसएल पढ़ाते हैं।
मुझे भी पता है कि यूट्यूब से थोड़ा ना कुछ अर्न होगा, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये इमेज रहे कि हाँ भाई सर भी पढ़ा रहे हैं, तो जिस दिन भी ये कोई नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम की डेट ये है, उस दिन ये देखने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग भी तो पुरानी जो मेहनत कर रखी है हमने, उसको जिंदा रखने के लिए समय दे ही रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब पे क्लास लेनी बंद कर देंगे तो बच्चों को लगेगा तो मार्केट में है ही नहीं, इन्होंने पता नहीं पढ़ाना बंद कर दिया, तो कोर्स को लेना बंद कर देंगे। तो पुरानी मेहनत को जगा के रखने के लिए कई बार भाई एफर्ट लगाना पड़ेगा। जीरो कर दोगे तो जीरो हो जाओगे। और पावर ग्रेड हो गया, ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 70 दिख रही है, अभी रिसेंट में अभी कुछ दिनों बाद और देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एई का एक शॉर्ट नोटिस आ भी गया, देखो एमपी वाला, जेई वाला आएगा, सब लोग एलिजिबल है, भरो फॉर्म। राजस्थान का आएगा, भरो फॉर्म। लेकिन तुम लोग तो वहां से बने हुए कि ना आरआरबी जेई के चक्कर में सीबीटी 1 ही दूंगा बस। अबे सीबीटी 2 में फेल होना है, बात तो वही आनी है भाई। 2 महीने में तुम 1 साल वाले जो पढ़ता आ रहा है उसको नहीं बीट कर सकते। 2 महीने तो रियल में बताओ मशीन का तरीके से पढ़ने में निकल जाएगा। इसलिए भाई तुम ऐसी गलती मत करो, ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 छोड़ के देख लो। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, कोर टाइप और सेल टाइप भी। अब देखो इसमें कुछ चीजें बस मेंशन कर दो मैं, फिर आगे चलेंगे इसमें। ये तो तुम्हें 20 बार बनाना ही पड़ेगा, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। देखो जैसे आयरन कोर लिखा है ना, तो नॉर्मली ये वैसा आयरन नहीं है, ये सॉफ्ट आयरन होता है। और जो मटेरियल है फिर जो कोर बनाओगे वैसे किसके बनाते हो, लेमिनेटेड शीट या लेमिनेटेड स्टील, CRGOS पढ़ा रखा है ये। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये रख दिया हमने कोर। इस वाले हिस्से को कहते हैं देखो हम योक, और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं देखो लिम्ब। ये हमने नंबर ऑफ टर्न ले रखे हैं यहां पर N1। यहां जो टर्न बना दिए हमने ये बना दिए N2। 2 प्रकार से अभी हम इसे सीखेंगे भाई। एक है कोर टाइप, ट्रांसफॉर्मर, और एक है सेल टाइप। कोर टाइप, ट्रांसफॉर्मर और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। भाई इसमें जो वाइंडिंग करते हो किस मटेरियल से करते हो, ये एल्युमिनियम से कर दे? एल्युमिनियम से नहीं कर सकते? तो ये वाइंडिंग करेंगे हम इसमें कॉपर मटेरियल से। अरे वाइंडिंग के लिए कॉपर है और ट्रांसमिशन के लिए स्टील को मिलाकर एल्युमिनियम करते हैं, सिलिकॉन। वाह, ACSR कंडक्टर को। $500 क्वेश्चन सीट, ये कौन सी है? ओ कल वाली बोल रहे थे, ये मजाक कर रहा था इनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई सेटिंग नहीं है भाई पेपर वेपर में। देखो अब वो भाई इसे सीरियस ले रहा है यार। भाई पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है।
और ऐसा होता कि 500 सवालों की शीट में दूंगा, ये तो मैं इनका मन रख रहा था ताकि ये थोड़ा सा उत्साह बना रहे इनका, तो फिर तो मैं 10 लाख रुपए ले लेता तुमसे, भाई से रट के जाओ गोले भर देना और क्या। हाँ ये जरूर है, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ आएगा इन्हीं में से। चलो देखो, ये अब बनाना चाहो इसको बना लेना, क्योंकि ये तुम्हें मैंने वैसे बनवा रखा है। अब इसमें ना मुझे एक फैक्टर समझाना है, इसलिए मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, इसमें मैं अब लिखाऊंगा नहीं कि ये यॉक है ये लिम्ब है ना, ये मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे पास में ई टाइप, एल टाइप, आई टाइप, यू टाइप, अलग अलग शेप में हम लोग पहले स्टील की पत्तियों को काट लेते हैं। अब जैसे मुझे माना ये बनाना है जी, तो हमने ये एल टाइप, तो भाई एक तो ये ले लिया हमने, और एक एल टाइप पत्ती ये ले ली, दोनों को मिला दिया तो कोर बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये है ई, और यहां जोड़ दो आई, तो इसी पे तो वाइंडिंग करोगे तुम ये, तो ये तुम्हारा सेल टाइप बन जाता है। देखो भाई बच्चों, हमारे पास में ये होती है यहां पर अलग अलग पत्तियां, तो ये अलग अलग तुम्हें दिखाई भी दे रही हैं, इन्हें बोल दिया हमने लैमिनेटेड शीट। लेकिन इसमें अब ये कंस्ट्रक्शन देखो, ठीक है भाई, दो एल शेप ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये वाले जो चीज है ये इसका फ्रंट व्यू है, ऐसे ही ये प्रॉपर प्रॉपर अपना ये आपस में कनेक्ट है, ऐसे ही रख रख के हमने ये शेप बना देनी है। तो ये दोनों जो हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कहां पर जुड़ रहा है ये बताओ, एक यहां एक यहां, यही तो कनेक्ट है। तो भाई ये कुछ और कलर से दिखाता हूं मैं इसे, लाल भी हो गया काला भी हो गया, व्हाइट से दिखाएं ये वाला। देखो जो ये ग्रीन और ये व्हाइट बनाया है, ये वाले इससे इसके आपस में कनेक्ट है जी। इसको हम लोगों ने बोल दिया बट जॉइन। अब अगर ये मैंने इसके ऊपर जो बनाऊंगा मैं, ये भी सपोज मैंने ऐसे ही बना दिया, यानी कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जैसे एक ईंट ये रख दी, एक ये रख दी, फिर इसके ऊपर एक और ये रख दी, एक ये, बीच में गैप छोड़ दिया, तो सब में एक साथ गैप है भाई। अगर यहां से कुछ पानी आएगा तो सबसे ज्यादा वीक ये यही है, इसमें चला जाएगा। तो हम लोग ये ट्राई करेंगे इसमें,
कि जो नेक्स्ट वाली ये पत्ती हम लगाएं भाई, तो इसको कहाँ पे जोड़े, देखो समझ में आई बात। तो इनको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट जॉइंट, बट जो इनको नाम दे ही दिया अल्टरनेट जॉइंट। यानी कि अगर इस पत्ती पे दोनों यहां पर जुड़े हैं तो नेक्स्ट वाली जो आप सीट बनाएंगे उस पे यहां जुड़े हो, इसे एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो लिक्विड को एक साथ रास्ता नहीं मिलता। तो बेटा ये आप करते हो यहां पर अल्टरनेट जॉइंट, किस लिए, टू रिड्यूस्ड लीकेज। समझ आई ये बात। तो अल्टरनेट जो जॉइंट आप सेलेक्ट करोगे ये करने हैं आपको लीकेज को रोकने के लिए। तो कोर की कंस्ट्रक्शन ऐसे तैयार की जाती है। ये पढ़ाया था तुम्हें लास्ट में, पढ़ा दिया था ये। कुछ का तो ये हालत है कि सर जो तुम पढ़ा दो वही है, पढ़ाया था। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूट ना जाए भाई, दोबारा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब हम पढ़ते हैं स्टैकिंग फैक्टर। थक गया क्या भाई बच्चों, थकान लगेगी तो बता देना मुझे। देखो भाई रियल कंस्ट्रक्शन समझते हैं। पहले हम लेते हैं लैमिनेटेड शीट, देखो जी भाई और बहनों, ये है यहां पर लेमिनेशन जी। पहले ये इधर से देखो, ये एक पत्ती है, स्टील की पत्ती को कहते हैं लेमिनेशन। अब ये ऐसे नहीं रखी जाती एक दूसरे के ऊपर, एडी करंट को रोकने के लिए इनके बीच में भरा जाता है ये इंसुलेशन। अरे भाई एडी करंट हमेशा इसमें तो आएगा स्टील की पत्ती में, वो नेक्स्ट वाली पे ना जाए इसलिए बीच में रखनी पड़ती है इंसुलेशन। समझ आई बात। तो एडी करंट किस में आए ये, अबे कह दो कोर में, हाँ स्टील की पत्ती में। और जो इसके ऊपर तार हम लपेटेंगे वाइंडिंग करेंगे वो भी तो पहले इंसुलेशन लगाओगे वाइंडिंग फिर करोगे, तो उसमें इंड्यूस्ड होता है वर्किंग करंट। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था।
तो आपने यहां पर ये कहा कि ये पूरा जो लिया अभी, ये हमने समझ लिया ए जी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। ग्रोस का मतलब है ये टोटल आया अभी। और भाई बच्चों ए एन का मतलब है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेमिनेशन। समझ आई क्या बात? भाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा इंसुलेशन से होगा? ये तो लेमिनेशन से होगा। तो लेमिनेशन हमने कहा कि देखो ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है कोर का, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लेमिनेशन। समझ में आई बात? और ए आई हम लोगों ने ले लिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इंसुलेशन। ये है जी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इंसुलेशन ए आई। तो जब हमने इस पूरे को देखा तो इस पूरे में हमें देखने को मिला यार ए जी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये था। तो इसमें मुझे दोनों चीज देखने को मिल गई। भाई बच्चों ये जो हमने ये देखा है इसके अंतर्गत इस वाले के अंतर्गत मुझे यही तो चीजें मिल रही है। ये नहीं करता इसमें। अभी तुम सोचो क्या मैं इसे ए एन प्लस ए आई लिख दूं? ठीक है भाई, ग्रॉस का मतलब है टोटल। तो टोटल में लेमिनेशन भी है और इंसुलेशन भी है। तो हमें यह भी जरूर पता है कि भी यार ये तो ए जी रियल में देखा जाए तो ए एन से तो बड़ा ही है, क्योंकि इंसुलेशन जोड़ रखा है। और अगर मैं इंसुलेशन ना यूज करता, यानी कि इफ नो इंसुलेशन, इंसुलेशन नहीं होता, तो मैं बोलता फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ए आई का मान 0 कर लेता और ए जी ए एन के बराबर हो जाता। बताओ समझ आए बात? ओके बढ़िया। भाई रियली में जो आप ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करते हो ना 4.44 बी एम फाइव ओ सॉरी बी एम इंटू ए एफ एन वन या एन टू, तो इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया है। अरे क्योंकि भाई फाइव बराबर में बी इंटू ए तो लिखते हो, बी बराबर 5/a लिखते हो। बच्चों को रियली में ये नहीं पता कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया रखना कौन सा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल ये नेट है, ये नहीं है भाई। इसीलिए यहां पर आता है एक फैक्टर, क्या कहते हैं देखो, कि जो हमारा ये स्टैकिंग फैक्टर है, ये देखो क्या है। स्टैकिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया टू द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो भैया स्टैकिंग फैक्टर
नेट मतलब ए एन, ग्रॉस मतलब ए जी बड़ा है, ए एन कम है, तो भाई ये क्या हो गया, एक से ज्यादा। ओहो, कुछ लेते क्यों नहीं बेटा? अरे यार ए एन कम है, ए जी बड़ा है, तो एक से कम। यानी अगर आपको स्टैकिंग फैक्टर दे रहा है और आपको टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है, तो पहले इसे कन्वर्ट करना होगा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया में। कैसे? स्टैकिंग फैक्टर इनटू ए जी। अरे भाई समझ आई बात? तो इस टोटल कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल एरिया केवल ये है। अब जरा सोचो, अगर मैंने नॉर्मली सवाल आपसे ये पूछ लेता कि भैया नो इंसुलेशन, अगर बच्चों नो इंसुलेशन, कोई इंसुलेशन नहीं यूज किया जाता, दोनों बराबर, शाबाश, तो स्टैकिंग फैक्टर कितना? तो मेरा सवाल ये भी तो हो सकता है कि स्टैकिंग फैक्टर 1 क्या दर्शाता है? नो इंसुलेशन। समझ आई बात? और भाई ये जो इंसुलेशन आप कर रहे हो, जरा सोचो क्यों करिए इंसुलेशन? टू रिड्यूस द एडी करंट या टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अब आप सोच रहे थे कि सर ये आपने तो कहा था कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन करेंगे, आप तो यहां लिख रहे हो लेमिनेशन, ओ सॉरी इंसुलेशन। यार भाई लेमिनेशन यूज कर रहे हो तभी तो, यानी पत्तियां अगर बना रहे हो तभी तो बीच बीच में ये इंसुलेशन भरने की व्यवस्था है। अगर पूरी एक सॉलिड बॉडी ले लेते तो भैया कैसे आप इसमें इंसुलेशन भर देते? तो इसीलिए ये इंसुलेशन यहां पर मदद कर रहे हैं। देखो, टू रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। तो भैया अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि ट्रांसफार्मर में ये एडी करंट फ्लो कर का रहा है भैया, तो ये वाइंडिंग में फ्लो नहीं करता, यस ये कोर में फ्लो कर रहा होता है। समझ आई बात? बस तो छाप लो बड़ा है। क्या होंगे? ये भी जिसके कारण आया ना, था इसका नेचर भी कॉपर लॉस के जैसा ही, ये भी करंट और रेजिस्टेंस के कारण ही आया, लेकिन हम लोगों ने इसको एडी करंट के कारण एक्चुअली ये हुआ है, कोर में हुआ है, तो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इसको एडी करंट लॉस। कुल मिला के ये वाइंडिंग जो कर रहे हो ना, ये उसमें नहीं है, उसमें हमेशा सप्लाई करंट या लोड करंट हो सकता है, लेकिन जो ये करंट रियल में फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है कोर में। ठीक है भाई, ये बताओ स्टैकिंग फैक्टर समझ आया? चलो भाई बच्चों, छुट्टी है मेरा।